दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के ऐसे टॉपिक पर जो हम सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। वो टॉपिक और इसमें दो प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों का आज हम सभी अध्ययन करेंगे आज के विषय को लेकर के। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है जिसका हम सभी अध्ययन करेंगे वो पहला प्रश्न है, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए या इसकी परिभाषा क्या है। एक प्रश्न ये समझने का प्रयास करेंगे हम सभी। और दूसरा प्रश्न ये है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इसे पढ़ने से क्या लाभ है तथा नहीं पढ़ने से क्या हानि है। ये दूसरे प्रश्न का हम सभी अध्ययन करेंगे। इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ने से क्या लाभ है तथा नहीं पढ़ने से क्या हानि होती है। इस प्रश्न का हम सभी जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी जानने का प्रयास करते हैं पहले प्रश्न को, इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है या इसको परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न को हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इतिहास क्या है, तो इसको हिंदी व्याकरण के अनुसार इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है। हिंदी व्याकरण के अनुसार इतिहास जो है दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है इति, पहला इति तथा दूसरा हास। इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है जिसमें इति प्लस हास बराबर इतिहास, जिसमें इति का तात्पर्य होता है बीता हुआ, जिसमें इति का अर्थ है बीता हुआ और हास का अर्थ होता है काल या समय। मतलब इसका अर्थ हो गया कि बीते हुए समय अथवा काल को इतिहास कहते हैं। बीते हुए काल अथवा समय को ही इतिहास कहा जाता है। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर कि इतिहास कहते किसको है। तो इसको परिभाषित करते हुए मतलब परिभाषा इसका है, बीते हुए काल अथवा समय और उस समय के लोगों को जानने व समझने का साधन ही इतिहास है। अगले परिभाषा की अगर हम बात करें तो अतीत का तात्पर्य बीता हुआ, अतीत अथवा भूत का मतलब भी होता है बीता हुआ, भूतकाल का मतलब अतीत अथवा भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी उसको जानने और समझने का विस्तृत व क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। अर्थात अतीत में जो भी घटनाएं घटी उससे जानने व समझने का विस्तृत व क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गया। मतलब ये हो गया कोई राष्ट्र या समाज अपने लंबे काल में किस प्रकार विकसित हुआ, उस राष्ट्र या समाज के इतिहास के द्वारा ही हम सभी समझ सकते हैं कि उस राष्ट्र या समाज अपने लंबे काल में कैसे कैसे डेवलप हुआ और ये डेवलप होकर के आज कहां तक पहुंचा है, ये उसके इतिहास के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो इतिहास की परिभाषा हो गई, अतीत अथवा भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी उसको जानने और समझने का विस्तृत और क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास कहलाता है। ये प्रश्न हो गया आपका, इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ये आपको हमने एक ब्रीफ में शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। अब दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ने से क्या लाभ है, नहीं पढ़ने से क्या हानि है। आज के समय में ये प्रश्न बड़ी तेजी से उठता है और हम सभी को इस प्रश्न का जवाब जानना चाहिए कि वास्तव में इतिहास पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए आज के समय में। तो इसको जानने के लिए हम सभी ये जानते हैं कि इसमें ये जो इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए अथवा नहीं पढ़ना चाहिए, इसका लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, इसको जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये कहता है कि वास्तव में इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए इसका भी वो तर्क देता है पहला पक्ष। और एक पक्ष जो दूसरा पक्ष वो ये कहता है कि वास्तव में इतिहास पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने
क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए भी वो अपना तर्क देता है। तो दोनों तर्कों को आज हम सभी इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर लास्ट में ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि वास्तव में इतिहास को पढ़ना चाहिए अथवा नहीं पढ़ना चाहिए। आप भी इस पर निष्कर्ष निकालिए कि वास्तव में इतिहास को आज के समय में पढ़ना चाहिए अथवा नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम समझते हैं इन दोनों तर्कों को, इन दोनों पक्षों को, कि वास्तव में ये दोनों पक्ष क्या क्या कहते हैं, अपने विचार क्या क्या रखते हैं इतिहास के विषय में। तो पहले पक्ष की अगर हम बात करें तो पहला पक्ष ये कहता है, जो पहला पक्ष है मतलब ये कि जो इतिहास न पढ़ने का पक्षपाती है, न पढ़ाए जाने का पक्षपाती, वो कहता है कि इस तकनीकी युग में इतिहास का क्या काम। ये कहता है कि आज का जो तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस तकनीकी युग में इतिहास का क्या काम। इतिहास तो बहुत सारे पीछे के समय को बताता है, तो आज के समय में इस तकनीकी युग में इतिहास की क्या जरूरत है, इतिहास क्यों पढ़ें। पहला, इस तकनीकी युग में इतिहास का क्या काम। और अगला तर्क देते हैं ये लोग कि इतिहास का अध्ययन निरर्थक है। तो इतिहास का अध्ययन आज के समय में निरर्थक है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। इतिहास का अध्ययन निरर्थक है और समाज के आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। पहला पक्ष कहता है इतिहास का अध्ययन निरर्थक है और समाज के आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। अगला जो तर्क देते हैं ये लोग, अगला तर्क ये है कि इसके अध्ययन से समाज में बढ़ती गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का निदान नहीं हो सकता। मतलब इसके अध्ययन से समाज में जो गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे कोई निदान नहीं हो सकता, इसलिए इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। अगला तर्क इनका ये है कि यह केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच में बैर भाव बढ़ाता है। ये क्या कहते हैं, ये केवल समस्याएं उत्पन्न करता है। इतिहास को पढ़ने से सिर्फ समस्याएं उत्पन्न होती है और लोगों के बीच में यानी समाज के बीच में बैर भाव बढ़ाता है। तो ये इनके अपने तर्क हैं और इस तर्क के विषय में थोड़ा सा हम इतिहास के पन्ने अगर पढ़ते हैं, मतलब यह केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच में बैर भाव बढ़ाता है, मतलब इनके कहने का मतलब क्या है, थोड़ा हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। तो इस संदर्भ में हम एक इतिहास के पन्ने को पलट करके एक उदाहरण हम सभी जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इनके पीछे कहने का ये राज क्या है, क्यों ये कहते हैं इतिहास लोगों के बीच में बैर भाव बढ़ाता है या समाज में वैमनस्यता फैलाता है, बैर भाव बढ़ा करके। तो हम सभी इस चीज को जानने का प्रयास करते हैं और चलते हैं इतिहास के पन्ने में। एक युद्ध हुआ था, एक छोटा सा उदाहरण है ये, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण इन सबों को देखने को मिल जाएगा कि समाज में इतिहास पढ़ने से पढ़ाता है, लेकिन हम छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास करेंगे कि इनके कहने का तर्क क्या हो सकता है, कहाँ से ये इस बात को लिया गया है कि समाज में बैर भाव बढ़ाता है। तो हम चलते इतिहास के पन्ने में, एक युद्ध हुआ था जिसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था ये 1 जनवरी 1818 में ये युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और ये हुआ था महाराष्ट्र के पूरे में एक जगह है भीमा कोरेगांव। ये पुणे से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के पुणे से भीमा कोरेगांव जो है ये 40 किलोमीटर है, भीमा कोरेगांव। और यहाँ एक युद्ध हुआ था आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो ये युद्ध 1 जनवरी 1818 को हुआ था और ये अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। और अंग्रेजों में एक रेजिमेंट था, महार रेजिमेंट। अंग्रेजों में एक रेजिमेंट था, महार रेजिमेंट। और मराठा में अगर बात करें तो मराठा में एक गुट था पेशवा गुट। मराठा में एक गुट था पेशवा गुट के बीच हुआ था। यानी कि
अंग्रेजों में और मराठा के बीच, अंग्रेजों में महार रेजिमेंट के सैनिकों के बीच, और पेशवा में मतलब मराठा गुट में पेशवा एक गुट था, मराठा साम्राज्य में पेशवा गुट था, पेशवा और महार रेजिमेंट के बीच हुआ था। बात करें अगर सैनिकों की, तो यहाँ महार रेजिमेंट में मतलब अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें महार रेजिमेंट था। अंग्रेजों की सेना में 834 लोग थे, मतलब 834 सैनिक थे, और 834 में लगभग 500 महार रेजिमेंट के सैनिक थे। 834 में 500 महार रेजिमेंट के सैनिक थे। और इस पेशवा में अगर बात करें तो पेशवा में 28,000 सैनिक थे। अब ये जो 834 सैनिक थे, ये 834 सैनिक जब देखे पेशवा के जो 28,000 सैनिक है, तो ये अंग्रेज भाग खड़े हुए। मतलब 28,000 सैनिकों के बीच आप सोच सकते हैं कि 834 ये सैनिक कैसे लड़ सकते हैं, और भाग जाते हैं। बच जाते हैं 500। ये जो महार रेजिमेंट के सैनिक है, ये 500 सैनिक इनका पेशवाओं का बहादुरी के सामना करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये जो 500 महार सैनिक थे 28,000 पेशवा सैनिकों के साथ लड़ते हैं। और इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी शक्ति थी और कौन सी अग्नि या कौन सी ज्वालामुखी इनके अंदर दफन थी, जो 28,000 पेशवाओं के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और वास्तव में ये 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं के साथ वीरता से, बहादुरी के साथ लड़ते हैं, और बहुत सारे पेशवाओं को मौत के घाट उतार देते हैं और उनको भागने पर विवश कर देते हैं। ये जो युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को हुई थी, जिसमें इसका नेतृत्व, पेशवा का नेतृत्व बाजीराव द्वितीय कर रहे थे, और अंग्रेजों के नेतृत्वकर्ता जो थे कैप्टन फ्रांसिस। और ये 28,000 सैनिक, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। इसमें से अगर बात करें 500 महार सैनिकों में, तो 500 महार सैनिकों में से 275 सैनिक मारे जाते हैं और घायल होते हैं। तो ये एक बड़ी घटना थी इतिहास की, और जिसको लगभग इसके 1 जनवरी 1818 के 200 वर्ष बाद, मतलब 1 जनवरी 2018 को इसकी 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। कहाँ? ये भीमा कोरेगांव में, महाराष्ट्र में, जो पुणे से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहां जो है 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में इस सौर दिवस की ये 200वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, जिस पर दूसरे समुदाय के लोगों ने यहाँ हिंसा कर दिया। दूसरे समुदाय के लोगों ने क्या किया कि यहाँ हिंसा और पथराव कर दिया। इस हिंसा और पथराव में एक जो ये 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, वहाँ सभा का आयोजन किया गया था, अपने विचारों को लोग रख रहे थे। तो यह वहीं पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हिंसा कर दिया, पथराव कर दिया, जहाँ ये सभा हिंसा में तब्दील हो गया, और वहाँ एक 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई और लगभग 5 लोग घायल हो गए इस हिंसा में। तो ये एक तरह से इस जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये केवल इतिहास समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच बैर भाव बढ़ाता है। मतलब ये कि इतिहास के पन्ने में एक दफन, एक ऐसा राज है जो आप सिर्फ 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं पर भारी पड़ जाते हैं। मतलब ये कि कुछ तो इनके अंदर रहा होगा, कुछ अग्नि दबी होगी, कुछ भावनाएं ऐसी थी जो इनके अंदर था। 28,000 पेशवाओं के साथ लड़ने पर, उनके साथ मार करने पर मजबूर कर दिया था। और ये क्या राज था, कैसे, क्यों ये लड़ गए थे 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं से? तो मतलब ये है कि आप जब इसके इतिहास को जानेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों ये महार सैनिक 28,000 पेशवाओं के साथ लड़े थे वीरता के साथ। और इसीलिए इस लाइन को कहा गया है कि ये इतिहास
समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच बैर भाव बढ़ाता है। आज क्या होता है कि वहाँ भीमा कोरेगांव में जो 200 वर्षगांठ 2018 में मनाया जा रहा था, प्रत्येक साल जनवरी में मनाया जाता है वर्षगांठ, वहाँ एक भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनाया गया है और विजय स्तंभ में 1 जनवरी को ही वहाँ 100 दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर के दूसरे समुदाय के लोगों में तनाव रहता है, बैर का भाव रहता है। इसलिए इस बात को यहाँ उद्घाटित किया गया है कि वास्तव में लोग कहने, इस पक्ष के लोगों का कहना है कि ये जो इतिहास है वो लोगों के बीच में बैर भाव बढ़ाता है, सामंजस्य बनाने में समस्या पैदा करता है। इसी तरह इतिहास के पन्ने में बहुत सारी चीजें दफन है और इस पक्ष के लोगों का कहना है कि इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए और इतिहास सिर्फ समस्याएं पैदा करता है और समाधान नहीं ढूंढता है। ये पहले पक्ष का कहना है। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात करें, जो इतिहास के पढ़ने का हिमायती है, वो पक्ष कहता है नहीं, इतिहास को पढ़ना चाहिए और वो इतिहास को पढ़ने के संबंध में अपने अलग अलग तर्क देता है, जिसको हम सभी इस वोट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा पक्ष जो इतिहास का हिमायती है वो कहता है कि इतिहास के विषय में जो लोगों के नकारात्मक विचार हैं वह निराधार है, निरर्थक है। दूसरा पक्ष कहता है, जो इतिहास का पढ़ने का हिमायती करता है, वो कहता है कि इतिहास के विषय में लोगों के जो नकारात्मक विचार हैं वह निराधार है, निरर्थक। मतलब ये जो नकारात्मक विचार है कि इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए, लोगों के मन में धारणा बैठी है, ये दूसरा पक्ष कहता है कि ये निराधार, निरर्थक है। इस विचारधारा को ये सिरे से ही ये दूसरा पक्ष खारिज करता है कि वास्तव में ये निराधार, इसका कोई आधार नहीं है, निरर्थक है, मतलब इसे सार्थक नहीं है, वास्तव में इतिहास पढ़ना चाहिए, इनका कहना है। ठीक, दूसरे पक्ष कहता है इतिहास के विषय में लोगों के ये जो नकारात्मक विचार है निराधार है, निरर्थक है, क्योंकि इसके लिए एक और भी तर्क दिया जा रहा है कि क्यों पढ़ना चाहिए। इसीलिए और तर्क दिया जा रहा है, इतिहास के अध्ययन से प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता मिलती है। ये तर्क देते हैं, कहते हैं इतिहास के अध्ययन से प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था को जानने व समझने में सहायता मिलती है। ये पहला तर्क देते हैं। दूसरा तर्क ये देते हैं कि इतिहास का अध्ययन ही हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास से ही हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। मतलब इतिहास में जो भी चीज बुरी चीज हुई है, उससे अगर वर्तमान में इतिहास को पढ़ेंगे तो उससे सबक मिलता है, सीख मिलता है, इसलिए हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए, दूसरे पक्ष का कहना है। अगला ये जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं कि इतिहास हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा। ये कहते हैं इतिहास हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना। इसके लिए हम छोटा सा एक उदाहरण देना चाहेंगे कि वास्तव में इतिहास में जो युद्ध हुआ है, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो उससे सबक लेंगे और फिर वैसी गलती न करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और ये चला था 2 सितंबर 1945 तक। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और ये चला था 2 सितंबर 1945 तक। ये 1 सितंबर से 2 सितंबर 1945, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जोड़ेंगे तो ये 6 वर्ष होगा। द्वितीय युद्ध चला था, 6 वर्ष तक चला था
और इसमें लगभग 61 देश भाग लिए थे। कितना देश? 61 देश भाग लिए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और ये 6 वर्ष तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में हमें इस बात को साबित करने के लिए, जैसे इतिहास में हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा है। तो इतिहास में द्वितीय विश्व में एक ऐसी घटना हुई थी जो मानव को शर्मसार करती है, और आज भी उसको देख करके, उसको सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं कि वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध में एक भयानक गलती हुई थी। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा हुई थी। अमेरिका ने क्या किया था? 6 अगस्त 1945 को इसने जापान पे एटम बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 को इसने जापान पर एक एटम बम गिराया था जो लिडज़बाय यूरेनियम 235। ये 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर एक बम गिराया, जापान के हिरोशिमा पर एक बम गिराया था, यूरेनियम 235 लिडज़बाय नाम करके गिराया था। इसके 4 दिन बाद, ये 6 अगस्त 1945 को गिराया था, उसके 4 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त, चौथे दिन 9 अगस्त 1945 को ही इसने एक और बम गिराया था जिसको फैटमैन के नाम से जानते हैं। ये प्लूटोनियम 293 था, फैटमैन नाम करके, फैटमैन प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम था। इसने गिराया था नागासाकी पर ये बम गिराया था। मतलब इसने 4 दिन के अंदर यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था यूरेनियम 235 लिडज़बाय नाम करके, और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन प्लूटोनियम 293 नागासाकी पर गिराया था, और ये एटम बम था। इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ आज तक वहाँ जो लोग पैदा होते हैं वो एक तरह से शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग पैदा होते हैं, लंगड़ा लूला, गूंगा बहरा, ये तमाम तरह की समस्याओं से ग्रसित लोग पैदा होते हैं। इस एक घटना की वजह से आज बहुत सारे देशों में तमाम तरह के हथियार हैं, तमाम तरह के बम हैं, तमाम तरह के मारक क्षमता वाले आधुनिक हथियार हैं। तो इससे मतलब ये हो गया कि तमाम तरह के देशों में इस तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न करने वाले आधुनिक हथियार हैं, और इतिहास में ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ये जो भूतकाल में जो घटना हुई है उस भूतकाल की घटना को दोहराया न जाए। आज अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसके परिणाम आज भी देखने को मिलते हैं, और पता नहीं कितने साल तक और उसके परिणाम घातक रहेंगे ये कोई कह नहीं सकता। तो ये जो मारक हथियार हैं वो अगर किसी देश पर चला दिया जाता है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। आज बहुत सारे देशों के पास ऐसे विविध प्रकार के मारक और घातक हथियार हैं, तो आज एक दूसरे पर चलाने से वो बचते हैं। इसलिए बचते हैं कि इसके जो परिणाम आए हैं, जो अमेरिका ने जापान पर गिराया था, आज तक देखने को मिल रहा है, इसीलिए वो इस हथियार को चलाने से बचते हैं। तो ये बात साबित होती है कि इतिहास में उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा। ये जो अमेरिका ने जापान पर गिराया, आज कोई देश किसी देश पर इस तरह के मारक हथियार को छोड़ने से बचेगा। इसलिए बचेगा कि ये आज जो जापान, एक तो जापान में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहाँ हमेशा भूकंप आते रहते, सुनामी आती है, उसके बावजूद ये जापान इस चीज को झेला और आज दुनिया के टॉप में शामिल है। तो इसीलिए इतिहास को पढ़ाया जाता है ताकि इस जैसी घटना दोबारा भविष्य में कोई देश घटित न करे। इतिहास हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, इतिहास में हमें अतीत में हुई गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान अथवा भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की सीख देता है। जैसे अभी किसी देश के पास कोई मारक हथियार हो तो वो किसी देश पर छोड़ देगा, तो जानेगा कोई किसी देश पर अगर हम छोड़ते हैं इसको तो उसके परिणाम दूरगामी होंगे। इसीलिए इससे सभी देश पहले तो बचने का ही प्रयास करते हैं। इतिहास में उन अतीत में हुई गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान अथवा भविष्य में पुनः ऐसी गलती न करने की सीख से देता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इतिहास से हमें प्रशासनिक और राजनीतिक गुणों की जानकारी मिलती है। इतिहास से हमें
प्रशासनिक व राजनीतिक गुणों की जानकारी मिलती है, जिसका प्रयोग वर्तमान अथवा भविष्य में शासन व्यवस्था के संचालन में किया जा सकता है। इतिहास से हमें राजनीतिक व प्रशासनिक गुणों की जानकारी मिलती है, जिसका प्रयोग हम वर्तमान और भविष्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, जो ये तर्क देते हैं इतिहास को पढ़ना चाहिए, तो इतिहास के द्वारा देश व समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसका इतिहास के द्वारा देश व समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसके लिए एक उदाहरण देना हम चाहेंगे, जैसे मौर्य काल में अशोक के 12वें शिलालेख में, अशोक के 12वें शिलालेख में समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्न उपाय व्यवहार में अपनाए जाने का आग्रह सम्राट अशोक ने किया है। मतलब क्या क्या आग्रह किए थे वो अपने शिलालेख में, थोड़ा उन बातों को जानते हैं। उनमें लिखा गया था, उस शिलालेखों में अंकित किया गया था कि उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों का मूल सार हो। सम्राट अशोक ने उस 12वें शिलालेख में अंकित करवाया था कि उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों का मूल सार। सभी धर्मों का मूल सार क्या है भाई? सभी धर्मों का मूल सार ये होता है कि समानता, भाईचारा, बंधुत्व, सभी धर्मों को एक समान, सभी इंसान को एक समान समझा जाए, इंसानियत हो। ये एक तरह से सभी धर्मों का मूल सार होता है। तो उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों का मूल सार हो। अगले पॉइंट, अगला जो शिलालेख में उकेरा गया था पॉइंट, सभी धर्मों के अंदर निहित एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। सभी धर्मों के अंदर एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें आलोचना से बचाया जाए। मतलब ये नहीं कि हम इस धर्म के मानने वाले हैं तो दूसरे धर्म की आलोचना करें, दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म, हमारे धर्म की आलोचना करें, ऐसा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अंकित कराया था कि सभी धर्मों के अंदर निहित जो एकता की भावना है उसको प्रोत्साहित किया जाए। सभी धर्म के लोग अपने एकता की भावना को बढ़ाएं और उन्हें आलोचना से बचाएं, मतलब एक दूसरे की आलोचना न करें। अगला जो पॉइंट अंकित कराए थे शिलालेख में, धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादनों का समवाय हो। धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादनों का समवाय हो, मतलब ये कि अगर कोई धर्म के लोग, किसी धर्म के लोग धर्म सभा का आयोजन कर रहे हैं तो उस धर्म सभाओं में अन्य धर्मों के लोग जाएं और अन्य धर्म के लोग अपने विचार को रखें और एक दूसरे के विचार को अपनाने का प्रयास करें, उसके आदर और सम्मान करें। मतलब धर्म सभाओं में सभी धर्मों के जो प्रतिपादन है, जो व्याख्यान है, उनमें एक दूसरे के ऊपर आदर की भावना हो, उनके सम्मान की भावना, सभी धर्मों के प्रतिपादनों का समवाय हो। ये दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये तर्क देता है कि इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके संदर्भ में ये काफी पॉइंट उन्होंने दिया है कि इतिहास को इसीलिए पढ़ना चाहिए। और इतिहास को न पढ़ने वाले के विषय कहते हैं कि अपने समझ से इन्होंने ये तर्क दिया है कि इतिहास को न पढ़ना चाहिए। अब लास्ट में कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि इतिहास किसी समाज व राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। इतिहास किसी समाज और राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। वह लोगों को अतीत के साथ वर्तमान में जीना सिखाता है। वह लोगों को अतीत के साथ वर्तमान में जीना सिखाता है तथा भविष्य के लिए एक नई शानदार धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी पीढ़ी तैयार करने की प्रेरणा देता है। इतिहास कहता है भविष्य के लिए एक नई शानदार धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी पीढ़ी तैयार करने की प्रेरणा देता है इतिहास। इसलिए हम सबको इतिहास पढ़ना चाहिए। अब ये दो तर्क हमने आपको दिया इतिहास पढ़ने और न पढ़ने के संदर्भ में। जो ये दोनों पक्ष कहते हैं कि इतिहास इस वजह से नहीं पढ़ना चाहिए, पहला पक्ष कहता है, और दूसरा पक्ष कहता है इतिहास इस वजह से पढ़ना चाहिए। जो ये दोनों तर्क आपके सामने हमने स्पष्ट कर दिया है। अब आप समझें कि इतिहास को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इतिहास को पढ़ना चाहिए तो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए,
और पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए, ये आप समझने का प्रयास करें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वास्तव में इतिहास को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ना चाहिए तो आपके अपने तर्क क्या हो सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए तो आपके अपने तर्क क्या है, इसको भी स्पष्ट बताएं। कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताएं। ये हमने दो पक्षों को रखा है सामने आपके, हमने ये बताने का आपका बखूबी प्रयास किया कि वास्तव में इतिहास को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लोगों के मन में ये संशय है, तो मेरा अपना मानना है कि वास्तव में इतिहास को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इतिहास को पढ़ने से हमें बहुत चीज़ों को जानने और समझने का मौका मिलता है। पहले तो कि समाज को समझने का मौका मिलता है, देश को समझने का मौका मिलता है, उस देश और समाज के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको जानने का मौका मिलता है। अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो भविष्य में उससे मिलने वाली सीख को आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ इतिहास को पढ़ना चाहिए, अपनी पीढ़ी को भी पढ़ाना चाहिए। इतिहास के बहुत सारे बुरे भी तथ्य हैं, बहुत सारे अच्छे भी तथ्य हैं, तो उनको जानकर एक समन्वय स्थापित करना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को इतिहास के पन्ने से ले करके अपने जीवन में धारण करना चाहिए, इसको मानना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ को बताना चाहिए। तो इसीलिए इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो ये हमने इन दोनों चीज़ों को आपके सामने स्पष्ट किया है। मुझे ये लगता है कि मैं इतिहास को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, इस चीज़ को आपको समझाने में सफल हुआ हूँ। और मेरे वीडियो को इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा मेरे चैनल को, जो सामाजिक अध्ययन सागर मेरा चैनल है, इसको अपने मित्रों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और सब्सक्राइब इसलिए भी करें कि मेरे आने वाले जो अन्य वीडियो हैं आपको जब मैं बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।